हेलो। हाँ बच्चे, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। जी, फैन ये वाला बंद कर लो। गर्मी बहुत लग रही है क्या? मुझे नहीं लग रहा अभी इतनी गर्मी है। एसी चला सकते हो अगर तुमको बहुत गर्मी लग रही है तो शायद वो अभी अटैच नहीं होगा पावर के साथ में। हम्म। क्या बड़ा सदमे में हो क्या तुम लोग? हम्म। मुझे तो लग रहा है ऐसे कि सदमे में हो, खुला खुला एनवायरनमेंट में बैठे हुए होते थे, एक पिंजरे में बैठा दिया गया। तो ऐसा लग रहा है क्या? सदमे में हो पूरा। डार्क रिएक्शन पढ़ना है हमको। हम्म। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था डार्क रिएक्शन? चलो, लोकेशन बता दिया था मैंने कि लोकेशन इसकी कहाँ पे होगी। स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑल द एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन जो है यहीं पे प्रेजेंट। मुझे भी उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा, सही पूछो तो। वहां तक तो मैं पढ़ा ही नहीं सकता हूँ। इनको चलो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में दिक्कत तो होगी। मेल्विन केल्विन एंड किसने डिस्कवर की? बेंसन। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कौन सा था इनका? किससे किया था? सेंटेंस में ना भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरेला याद रखना। ठीक है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। उस पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, किसने? मेल्विन केल्विन एंड बेंसन ने। ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पे, इसमें दो टाइप के एक्सपेरिमेंट यूज हुए। कौन कौन से? एक ऑटो रेडियोग्राफी। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ऑटो रेडियोग्राफी में उन्होंने क्या यूज किया था? C14। नॉर्मल सी कौन सा? बच्चे बड़े उबासी आ रही है, क्या बात है? नॉर्मल कार्बन कौन सा? 12। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने C14 यूज किया है, तो ये रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव है। इस पे क्वेश्चन आया है एम्स में। ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा यूज किया है, पेपर क्रोमेटोग्राफी।
पेपर क्रोमेटोग्राफी ये यूज किया। तो ये एक्सपेरिमेंट ध्यान में रखें कि ये जो केल्विन एंड बेंसन है, इन्होंने जब इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट की डेसिफर करना, तो क्लोरेला और सेंडेस्मस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज हुए हैं। ठीक है, एल्गी है बेसिकली ये दोनों। और ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है उसमें दो टेक्निक है, एक ऑटो रेडियोग्राफी है जहाँ पे C14 रेडियो आइसोटोप यूज किया गया है, और दूसरा यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की गई हुई है। ठीक है, अब ये जो C3 साइकिल है, ठीक है, या यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन में आपको दो टाइप के साइकिल मिलेंगे। एक जो C3 साइकिल है जिसको बोलते हैं आप यूनिवर्सल साइकिल। तो बेसिकली मेल्विन केल्विन ने इस साइकिल को डिस्कस किया, C3 साइकिल को। ठीक है, और इसके अलावा अल्टरनेट साइकिल्स हैं कुछ। ठीक है, अल्टरनेट पाथवे डाल दो, अल्टरनेट पाथवे। और अल्टरनेट पाथवे में आपको दो मिलेंगे, एक आपको मिलेगा C4 साइकिल और दूसरा आपको मिलेगा CAM पाथवे। ठीक है, CAM पाथवे ये। ठीक है, आपके सिलेबस में ये CAM पाथवे नहीं, आपको सिर्फ दो के बारे में पढ़ना है, C3 साइकिल को पढ़ना है और C4 साइकिल को पढ़ना। बस मैं एक चीज बता देता हूँ CM पाथवे में, कि ये जो है, ये जो CAM पाथवे है, ये एक एडॉप्टेशन। ठीक है, किस चीज के लिए एडॉप्टेशन है? ट्रांसपायरेशन को अवॉइड करने के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अडॉप्टेशन टू अवॉइड ट्रांसपायरेशन। क्यों इनको ट्रांसपायरेशन अवॉइड करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि ये प्लांट जो है जीरो फिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर ये जीरो फिटिक कंडीशन में ग्रो करने वाले प्लांट है तो उनको चाहिए कि उनका ट्रांसपायरेशन कम हो, वाटर लॉस कम हो। ठीक है, तो उसके लिए ये एडॉप्टेशन। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, और अगर पूछता भी है तो जो चीज आपको C4 साइकिल में पढ़ाई गई है, मैकेनिज्म पूरा वैसे ही, मैकेनिज्म आपका पूरा वैसे ही। ठीक है, एक आध चीज जो जरूरत पड़ेगी मैं आगे लिखा दूंगा, बट आप यही मान के चलो कि आपको इतना ही पढ़ना है। ये जो C3 साइकिल है इसी को डिस्कवर किया हुआ है किसने? मेल्विन एंड केल्विन। तो यहाँ पे लिख दो, मैकेनिज्म was discovered by Melvin Kelvin and on किसने? Benz। C3 साइकिल इसका नाम इस वजह से है क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से इसका नाम C3 साइकिल है। इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए उसको बोलते हैं C4 साइकिल। इस C3 साइकिल में आपके पास में 3 स्टेप। ये जो C3 साइकिल आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो C3 साइकिल है इसमें आपके, सॉरी दो बोल गया था क्या मैं, 3 स्टेप। ठीक है, एक पहला जो स्टेप है, जो पहला स्टेप है उसको बोलते हैं
कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, जो कार्बन का फिक्सेशन है एटमॉस्फेरिक CO2 को जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट के जो अंदर फिक्स करने का जो पहला स्टेप है वो यही, ठीक है, यहीं पे बेसिकली फिक्सेशन हो रहा है। दूसरा जो स्टेप है वो कौन सा है, रिडक्शन। और तीसरा जो स्टेप है, तीसरा जो स्टेप है वो है रीजनरेशन, रीजनरेशन। ठीक है, और ये जो कार्बोक्सिलेशन है ये बहुत क्रूसियल स्टेप, इसका जो क्रूसियल स्टेप है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है यही, क्रूसियल स्टेप। तो पहले कार्बोक्सिलेशन को पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलेशन को पढ़ने में दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इससे, और भी हैं और दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो CO2 का एक्सेप्टर होगा, ठीक है, CO2 का एक्सेप्टर वो कौन सा होगा, और दूसरा कि उसको फिक्स करने के लिए या एक्सेप्टर ऑफ CO2 प्लस CO2 के बीच में जो रिएक्शन करवाना है उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, मतलब मुझे लग रहा है कि जब भी फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा गया है तो ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। अभी थोड़ा सा इससे हटे हैं, ठीक है, फिर भी पूछ सकता है। तो मैं आपको पहले स्टेप पे ले चलता हूँ, कार्बोक्सिलेशन। साइकिल में आपको बताऊंगा पर अभी कार्बोक्सिलेशन में आप देखो क्या क्या है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन में बोल रहा हूँ कि एक्सेप्टर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइमरी। प्राइमरी लिखने की वजह है अभी बस, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। शॉर्ट में उसको बोलते हैं RUBP, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में आप बोलोगे RUBP। ठीक है, RUBP ज्यादातर टाइम में हम इसको इसी नाम से जानते हैं, RUBP के नाम से। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का इन केस ऑफ C3 साइकिल, ठीक है, वो कौन सा है आपका, RUBP, ठीक है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। दूसरा, ये जब कार्बोक्सिलेशन होता है तो उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है रुबिस्को, और ये पूरे लिविंग वर्ल्ड की मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, जो भी लिविंग वर्ल्ड है उसकी जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। अगर मैं बोल दूं कि प्लांट वर्ल्ड की मोस्ट अबंडेंट कौन सी है तो क्या बोलो, कोलाजन। प्लांट वर्ल्ड की, अरे जो भी मन में आता बोल दो, मैं कौन सा तुमको सूली में चढ़ा दूंगा। कोलाजन। बच्चे आपकी आवाज थोड़ा सा क्रैक कर रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज। अरे रुबिस्को ही है, मैं तो ऐसे ही देख रहा था कि मैं कंफ्यूज करूंगा, तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि नहीं, हो भी गए। चलो आ जाओ यहाँ पे लिख दो रुबिस्को। ये जो एंजाइम है वो है आपका रुबिस्को। इसका पूरा नाम जानना जरूरी है, ये पहले लिख लो, पहले ये पहले लिख लो पूरा, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज।
ये है इसका पूरा नाम। इसको कार्बोक्सी डिसम्यूटेज भी बोलते हैं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, कार्बोक्सी डिसम्यूटेज, कार्बोक्सी डिसम्यूटेज। अब इस रुबिस्को के साथ में बड़ी अच्छी दो कैरेक्टरिस्टिक, क्या, इस रुबिस्को को मैं इधर उतार लेता हूं। इस रुबिस्को में दो टाइप की रिएक्शन करवा सकती है, ठीक है। ये जो है एक्ट एज कार्बोक्सिलेज, मतलब ये कार्बन को तो फिक्स करने की कैपेबिलिटी है ही है, पर ये ऑक्सीजनेज की तरह भी काम करती है, ठीक है। एक्ट एज, मुझे क्या हो गया, मन नहीं लग रहा है क्या, चेहरे पे दिख जाता है। एक्ट एज ऑक्सीजनेज, क्या कोई चुटकुला सुनने का मन कर रहा है, क्योंकि उबासी बहुत आ रही है तुम लोगों को। कितने घंटे सोते हो रात में? ये मत कह देना कि सर सोना कहाँ होता है। चलो, ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम करता है, ऑक्सीजनेज की तरह भी काम करता है। कार्बोक्सिलेज का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, एडिशन ऑफ CO2 को क्या बोलोगे, एडिशन ऑफ CO2, उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और बेसिकली ये एंजाइम है, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एडिशन ऑफ CO2 का भी काम करती है, और ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के भी काम करती है, मतलब ऑक्सीजनेशन भी करवाती है और कार्बोक्सिलेशन भी करवाती है, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन भी करवाती है और ऑक्सीजन का भी एडिशन करती है, पर वो कंडीशन कौन सी है जिसपे ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करती है, और वो कौन सी कंडीशन है जब ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करे। तो यहाँ पे लिख लो, पहले मैं बताता हूं आपका कि जो CO2 और जो O2 का रेशियो, ठीक है, ये या तो मोर देन 1 हो, ठीक है, या इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1 और मोर देन 1, तब वो किस तरह काम करेगी, कार्बोक्सिलेज की तरह, ठीक है। एक बात बताओ, कुछ तो दिक्कत है क्या, मतलब मजा नहीं आ रहा है, या अभी तक वैलेंटाइन डे के सदमे में? मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है, वैलेंटाइन डे के सदमे में ज्यादा मत रहो, नहीं तो जब रिजल्ट निकलेगा ना तो ये सदमा दे जाएगा। किसने पूछा, पहले ये बताओ। ओहो, तो तुमने दूसरे के बिहाफ में पूछ लिया, हाँ? चलो, तो मैं क्या बोल रहा था, इसको मैं और अच्छे से लिखा देता हूँ, मेरे पास स्पेस यहाँ पे, इसको उठा के लेके आता हूँ, ठीक है। मैं तो इसलिए बोल गया कि थोड़ा हंस लोगे तुम इसी बहाने। चलो आ जाओ। तो जो CO2 इसका जो कंसंट्रेशन है, और ये जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अगर वो मोर देन 1 है, और दूसरा कंडीशन लिख दो, यहीं पे लिख दो, R इक्वल टू 1, तब ये बेसिकली आपकी, इसको उसके नीचे लिखना, ये जो चीज लिखी हुई है ना, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तब ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगी। और अगर ये उल्टा हो जाए, या ये बोल दो कि ये जो CO2/O2 है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस देन 1 हो जाए, तो वो किस तरह काम करने लगेगी, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करती है, तो यही कार्बोक्सिलेज, यही रुबिस्को ऑक्सीजन एडिशन स्टार्ट कर देगी, ठीक है। यही रुबिस्को ऑक्सीजन का एडिशन स्टार्ट कर देगी। तो ये इसको आपको ऑक्सीजनेज की तरफ लिखना है, और ये जो ऊपर वाला लिखा है मैंने, ये आपको कार्बोक्सिलेज की तरफ। ये तो एक कंडीशन हुई, अभी और कंडीशन है, हाई टेम्परेचर हो जाए, ठीक है। हाई टेम्परेचर हो जाए तो यही रुबिस्को आपकी ऑक्सीजनेज की तरह काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। मतलब कि अगर इसको कार्बोक्सिलेज की तरह काम करवाना है, तो उसमें क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर।
अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऐसे कौन से हैबिटाट है, किस एरिया के हैबिटाट है जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो रहता है। बेसिकली टेम्परेट रीजन। अगर आप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन पे आओगे, ठीक है, तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में भी जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे वो बेसिकली जो है रुबिस्को जो है ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगी, और वहां पे एक ऑक्सीजनेशन की वजह से एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। तो वहां के प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा। अभी आप बस इतने पे ही कॉन्सेंट्रेट करो कि लो टेम्परेचर यहाँ ऑक्सीजनेज की तरह काम करने के लिए क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर। एक और चीज लिख दो इसी में कि जो सनलाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है, वो यहाँ पे लो होनी चाहिए, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सनलाइट, लो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। और यहाँ पे हाई इंटेंसिटी ऑफ, देखो मुझे दिक्कत हो रही है, सनलाइट। तो ध्यान में रखना, इसको मुझे आगे जरूरत पड़ेगी कि वो कौन सी कंडीशन है जब रुबिस्को जो है कार्बन का एडिशन, सॉरी CO2 का एडिशन ना करने के बजाय वो ऑक्सीजन ऐड करना स्टार्ट कर देगी। तो वो जो उधर है, मतलब जो CO2 O2 का रेशियो है, अगर वो लेस देन 1 हो रहा है, हाई टेम्परेचर है, हाई सनलाइट की इंटेंसिटी है, तो उस समय वही रुबिस्को आपकी ऑक्सीजनेज की तरह काम करना स्टार्ट करेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब तो ये तो मैंने आपको स्टोरी बता दी, ये जो एंजाइम है रुबिस्को उसके बारे में, ठीक है। तो C3 साइकिल यूनिवर्सल साइकिल है, मैंने पहले ही लिखा हुआ था कि C3 साइकिल यूनिवर्सल साइकिल मतलब कोई भी प्लांट हो, ठीक है, कोई भी प्लांट हो उसमें C3 साइकिल तो हर समय चलती ही रहेगी, ठीक है। C3 साइकिल में जैसे यहाँ पे अभी आपको नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिखो। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे प्लांट देखोगे आप, ठीक है, प्लांट में मैं यहाँ पे एक को C3 प्लांट बोल रहा हूँ और दूसरों को मैं क्या बोल रहा हूँ, C4 प्लांट, या अगर तीसरा का भी लिखना चाहते हो तो लिख दो CAM प्लांट, ठीक है। इन्हीं को मैंने क्या बोला कि ये अल्टरनेट पाथवे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट पाथवे तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपका C3 साइकिल भी रन। तो C3 प्लांट उनको बोलते हैं जहां पे ओनली C3 साइकिल रन होती है, C3 साइकिल फॉर डार्क रिएक्शन या फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2, CO2 के फिक्सेशन के लिए जहां पर सिर्फ सिर्फ C3 साइकिल रन होती है, उनको क्या बोलते हो, C3 प्लांट, ठीक है। और ये जो C4 प्लांट है, जो CM प्लांट है, यहाँ पे आपका C4 साइकिल तो रन करेगी ही करेगी, ये तो रन करेगी ही करेगा, इसके अलावा प्लस क्या होगा, C3 साइकिल। मैं क्यों बता रहा हूँ, जब मैं आपको एनर्जेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि जो लाइट रिएक्शन का कितना प्रोडक्ट, लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट का कितना जो है वो एसिमिलेटरी पावर बेसिकली इन्होंने यूज किया है एक ग्लूकोज की सिंथेसिस में, तो उस समय ये रोल प्ले करेगा, ठीक है। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि अरे तो C4 साइकिल में चला है, ये C3 साइकिल के कहाँ से उठा है, तो ये नहीं है, C3 साइकिल हर जगह पे चल रहा है। अगर अगर ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है दैट मीन्स कि वहां पे C3 साइकिल रन हो रहा है। बाकी जो पाथवे है वो अल्टरनेट, वो एडिशन है, वो एक एडॉप्टेशन, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि C4 साइकिल क्यों एडॉप्ट कर रही है, मतलब C4 साइकिल क्या प्रोवाइड कर रही है प्लांट को, किस तरह का एडॉप्टेशन प्रोवाइड कर रही है प्लांट को, ठीक है। तो इसको नोट में करो, आगे चलते हैं, अब साइकिल देखते हैं, ठीक है, साइकिल देखते हैं। ये लिख लिया, यहाँ पे मैं पहले आपको साइकिल बता देता हूँ। आपके पास रिबुलस 1,5 बाईफास्फेट है, ठीक है, ये 5 कार्बन कंपाउंड, ये जो है आपका एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ क्या करेगा,
रिएक्शन करेगा। और इसमें कौन हेल्प करेगा इसकी? रुबिस्को। तो रुबिस्को को यहाँ काम करने के लिए ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जो है ऑक्सीजन से ज्यादा होनी चाहिए, और लो टेम्परेचर होना चाहिए, और लो इंटेंसिटी होनी चाहिए सनलाइट की। तो ये रुबिस्को, ये देखो 1 कार्बन है यहाँ पे 1 कार्बन है, ये यहाँ पे 5 कार्बन है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये रिएक्शन करेगा तो कितना कार्बन बनना चाहिए? 6 कार्बन। पर 6 कार्बन मिल नहीं रहा था, और साइंटिस्ट को बहुत टाइम लग गया, उनको समझ नहीं आ रहा था कि जब 5 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन वहां पे है, तो इसको 6 कार्बन बनना चाहिए। पर जो कंपाउंड बन रहा था, ठीक है, वो बड़ा अनस्टेबल था, कीटो कंपाउंड था, वो बड़ा अनस्टेबल था, और वो तुरंत टूट जाता था 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसको स्टार्ट में हम बोलते हैं क्या? पीजीए। ठीक है, और कौन सा फास्फोग्लिसरिक एसिड है? 3 फास्फोग्लिसरिक, मतलब ग्लिसरॉल में या ग्लिसरिक एसिड में जो फास्फेट ग्रुप अटैच है वो C3, थर्ड कार्बन पे अटैच। ठीक है, और ये जो कि 5 + 1 6 है, तो यहाँ पे आपके जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अभी तक कार्बन का जो पूरा हिसाब किताब है वो फिट है। ठीक है, ये फास्फोग्लिसरिक एसिड है। अब ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका होगा रिडक्शन। ये आपका पहला स्टेप है, ये जो है ये कार्बोक्सिलेशन है, ये रिएक्शन जो है आपकी कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट। अब जो होगा वो रिडक्शन होने जा रहा है। ठीक है, 3 PGA चेंज हो जाएगा किसमें? PgAl में। ठीक है, पूरा लिखूं या हाफ लिखूं? चलो पूरा ही लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। फास्फो ग्लिसरल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PgAl। PgA। ठीक है, तो ये भी आपका कौन सा होगा? 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड होगा, और इसमें भी इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, वहां से जैसी ही चीजें आ रही, तो ये आपका रिडक्शन वाला स्टेप है, रिडक्शन। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट देखो आप, कि जब ये रिडक्शन हो रहा है, एक्चुअली ये जो सेकंड स्टेप है रिडक्शन, इसको ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। और इतना तो आपको पता ही होगा ग्लाइकोलाइसिस क्या है, 12th में पढ़ा ही हो, 11th में पढ़ा ही होगा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस के उल्टा होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो वहां पे ग्लाइकोलाइसिस में क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पहला फॉस्फोरिलेशन होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर आइसोमेराइजेशन होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर उसमें एक फॉस्फोरिलेशन होता है तो फ्रक्टोज 165 फास्फेट, फिर उसमें एक एल्डोलेज एक्ट करता है जो उसको तोड़ देता है, और तोड़ के क्या बनाता है? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, 3 PgAl बनता है, और 3 PgAl में फिर एक फॉस्फोरिलेशन होता है, 1,3-BiPgAl बनता है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन का एक स्टेप आता है जिससे वो फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, और यहाँ क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड से ये बनता है। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? जो रिडक्शन वाला स्टेप है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, मतलब रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पे जब ये ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल होगा तो यहाँ कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और साथ में एक रिड्यूसिंग पावर की जरूरत पड़ेगी, या रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। और वो कहाँ से आएंगे? वही तो आएंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो एसिमिलेटरी पावर था उसमें आपके पास ATP है, और उसमें आपके पास में एक रिड्यूसिंग पावर है। तो आप यहाँ पे लगा दो, पहले हम फास्फोरिलेशन करवाएंगे। ठीक है, और कहानी यहाँ पे थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा।
ठीक है, 1,3 बाईफास्फो। एक मिनट, इसको मैं ले लेता हूँ पीछे से। 1,3 बाईफास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, 1,3 बाई पीजीएल बन जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी है फास्फोरिलेशन के साथ। केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक आपको पढ़ा दी गई होगी तो एक चीज जरूर बताई हो गई होगी कि जहाँ पे बल्की ग्रुप अटैच होता है, बल्की ग्रुप मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, अनस्टेबल कर देता है। और फॉस्फेट जो है ना, वो काफी बड़ा ग्रुप है, ठीक है, वो जिसके साथ अटैच होता है उसकी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा देता है, और जैसे ही एनर्जी लेवल बढ़ता है क्या होगा, आप अनस्टेबल हो जाओगे। मैंने बोला था ना कि अगर आज आपको कोई 10,000 रुपीज पकड़ा दे और कह दे शाम तक खर्च करना, तो बोलेंगे क्लास तो हो जाएगी, हमको पहले बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इसको यूटिलाइज करना, ठीक है, एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये आपने इसको फास्फोरिलेट करवा दिया। साथ में क्योंकि ये ग्लिसरिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें अटैच है, उसको रिड्यूस करके एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको दे दो NADPHH+, और यहाँ पे वो कन्वर्ट होके आ जाएगा NADP+, ठीक है, यूटिलाइज हो गए। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी इनके दो मॉलिक्यूल, 2 ATP कंज्यूम होंगे और 2 NADPHH+ कंज्यूम होंगे, ठीक है। अब ये फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पहले चेंज होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, बिल्कुल जैसे ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा है, उसको उल्टा करते चले, बिल्कुल उल्टा करते चले जाओ, ठीक है, कुछ स्टेप जरूर इधर उधर होंगे, बट वैसे ही है। आपको उतना डीप में नहीं जाना है, मैं यहाँ से ले चलता हूँ। ये बनाएगा पहले फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा जाके क्या, ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज जब बन जाएगा, दिख नहीं रहा क्या नीचे, ठीक है, तो ग्लूकोज तुरंत कन्वर्ट होता है सुक्रोज में, ठीक है, और सुक्रोज से क्या बनता है, स्टार्च। तो मैं इसको ले जा रहा हूं सीधे स्टार्च, क्योंकि जब भी ट्रांसपोर्ट, मैं आपको जब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रांसपोर्टेज या ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, वो कौन सा, सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज लेस रिएक्टिव, और इसकी वजह से वो जो अदर मटेरियल हैं जब वो ट्रांसपोर्ट करता है तो वो वुड के साथ में, जाइलम के जो अदर मटेरियल है उनके साथ में वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, और इजिली ट्रांसपोर्ट कर जाता है। तो इस वजह से ग्लूकोज पहले सुक्रोज में ट्रांसफर होता है और सुक्रोज फिर किसमें, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई कैसे ग्लूकोज बन रहा है, कैसे स्टार्च बन रहा है। अभी क्या होगा, अगर ये बार बार आपको जो है कंज्यूम होने लगे, खर्च, ठीक है, अगर ये कंज्यूम हो जाता तो RUBP बेसिकली जो है प्लांट के लिए लिफ्टिंग फैक्टर का काम करता, ठीक है। तो प्लांट में क्या है, एक साइकिल बना दी कि यहाँ पे जो RUBP कंज्यूम हुआ है वो क्या होगा, वो रिजनरेट कर जाएगा, ठीक है, जितना भी RUBP कंज्यूम हुआ है, ठीक है, उसको रीजनरेट करना। तो थर्ड स्टेप आपका कौन सा है, रीजनरेशन ऑफ RUBP। कहां से होगा, इसी 1,3 बाईफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड रीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। और इस रीजनरेशन के दौरान वो फिर से क्या करेगा, एक ATP कंज्यूम कर लेगा। एक ATP कंज्यूम कर लेगा। तो ये जो भी स्टोरी मैंने आपको बताई है C3 साइकिल की, ये एक कार्बन के फिक्सेशन के लिए, ठीक है। अगर पूरा का पूरा RUBP रिजनरेट कर गया है तो यहाँ पे क्या मिला उसको, सिर्फ एक कार्बन, सिर्फ एक कार्बन। और ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। मतलब कहने का कि एक ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए जो पूरी साइकिल है C3 साइकिल, ये 6 टाइम चलेगी, ठीक है। जब ये 6 टाइम चलेगी तब जाके 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होंगे और उनसे एक ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है इसमें, ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। वो कंफ्यूज क्यों होता है, वो सीधे सीधे यहाँ पे ग्लूकोज की जगह पे रखता है सुक्रोज, ठीक है।
और पूछता है कि एक सुक्रोज के सिंथेसिस में ये पूरी जो साइकिल है कितने बार चलेगी, या यहाँ पे पूछ लेगा इसके कितने मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुए। तो अभी तो आप इसको कॉपी कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लो, फिर आप दूसरी साइकिल, यही सेम साइकिल दूसरी बनाओ, बस ये मॉलिक्यूल मत नंबर मत लिखना उनको, क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट टाइम जो है यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला हूँ। ऑनलाइन कितना बच्चा पढ़ रहा है, 2-4 है कि नहीं? Okay, 13, 12 है बच्चा। Okay, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इधर बना लेता हूँ, स्टार्ट में बनाऊंगा। RUBP है आपका, ठीक है। और हमको 6 मॉलिक्यूल, मतलब इस साइकिल को 6 टाइम्स रन करने हैं। तो पहला जब एक के लिए देख रहे थे तो हमने सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। एक RUBP लिया था हमने, एक CO2 लिया था। तो इस बार इसको 6 टाइम रन करना है, तो आपको कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 6 RUBP। और ये कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5 कार्बन, ध्यान रखना। और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है, सॉरी 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है। कार्बन को नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है उसे। ये आपका जो है यहाँ पे रुबिस्को आएगा, ना भी लिखूंगा तब भी चल जाता है, ठीक है। और ये बना देगा आपको कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे? 12 मॉलिक्यूल्स। आपको हर जगह पे 6 से मल्टीप्लाई करते चले जाना है, ठीक है। तो ये बन गए आपके 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो PGA है, ये कन्वर्ट होगा किस में? PGAL में, ठीक है। PGL 1/13 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो 2 ATP कंज्यूम हुआ था एक साइकिल के लिए, 6 टाइम्स के लिए कितने होंगे? 12 ATP, और साथ में 12 NADPHH+, ठीक है। ये लो, तो इस पे ध्यान रखना। ये 1/3 PGL आया है। इसको जो है आप वापस से रीजनरेशन वाले स्टेप पे ले जाओ, ठीक है। रीजनरेशन वाले स्टेप पे ले जाओ। कितने बनेंगे जाके? जितने बने हुए हैं वहां पे PGA, उतने 12 PGL बनेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ, एक ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए कितने फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की जरूरत है? PGL, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन, और इसके पास कितने कार्बन? इसके पास आपका 3 कार्बन है, इसके पास भी 3 कार्बन है। मतलब एक ग्लूकोज की सिंथेसिस करनी है, यहाँ से मैं फ्रक्टोज नहीं लिख रहा हूँ अभी, सीधे ग्लूकोज दिखा रहा हूँ, जिसमें कि 6 कार्बन है। दैट मीन्स कि इससे 2 PGL ले लेगा और अपना ग्लूकोज की सिंथेसिस कर लेगा। कितने बचेंगे? 10 बच जाएंगे। तो ये जो 10 बचे हैं वो आपका RUBP बना देगा। 10 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 3 के साथ, कितने हुए? 30, ठीक है। और यहाँ पे देख लो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 30। कार्बन नंबर मेंटेन है कि नहीं? पूरा का पूरा। तो ये है बेसिकली आपका, यहाँ पे ATP फिर से कंज्यूम करेगा, ठीक है। कितना ATP कंज्यूम करेगा? सॉरी 6 ATP, ठीक है। यहाँ पे 6 ATP कंज्यूम करेगा, 6 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 6 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये है पूरा, ठीक है। ये है पूरा का पूरा स्टोरी। अब जाके एक काम करना, मॉड्यूल में देखना, इस कार्बन जो है क्या कहते हैं, कई बार ये पूछता है कि एक अगर सुक्रोज मॉलिक्यूल, यहाँ पे अभी मैं बता देता हूँ, सुक्रोज मॉलिक्यूल सपोज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो कितने जो है आपके फास्फोग्लिसरिक एसिड बने हैं? आप कॉपी पे लिख के बताओ, तब तक मैं इधर इरेज कर रहा हूँ।
थोड़ा सिंपल सा है, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ कि एक सुक्रोज बनना है तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पीजीए के बने होंगे? 12 बने होंगे। 24। ग्लूकोज दो, क्या ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाता है। सुक्रोज में कितने कार्बन? 12 कार्बन। अब 12 कार्बन चाहिए यहाँ से तो 12 CO2 चाहिए, यहाँ से 12 आपका RUBP चाहिए, मिलकर 24 नहीं बनाएगा। इतना इजी है। अरे तुमको सीधे नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं जिससे जिसके पूछ रहा है, और सुक्रोज का नंबर ऑफ कार्बन तो सबको पता होता है ना। हो सकता है दे भी देता हो नीट वाला कि सुक्रोज में कितने कार्बन होते हैं। देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। अंडरस्टूड है उसको। बायोमॉलिक्यूल्स में सुक्रोज आपको पढ़ा रखा है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और इतना तो सभी को पता है ना कि ग्लूकोज में भी 6 कार्बन, उसके आइसोमर में भी 6 कार्बन। ये एनर्जेटिक्स भी पूछ सकता है, बताओ कितना एनर्जी कंज्यूम हुई अगर सुक्रोज की सिंथेसिस हो रही है। 3 ATP कंज्यूम होंगी प्लस ये इतना लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट खर्च होगा। ठीक है, किसके लिए? एक CO2। मतलब C3 साइकिल कितने बार रन होगी? जो C3 साइकिल है वो 1 टाइम, एक बार रन करेगी, एक बार रन। अब मैं यहीं पे बोल दूं कि फॉर फिक्सेशन ऑफ ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन। ठीक है, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। C3 साइकिल कितने बार रन होगी? 6 टाइम्स रन होगी। तो आपको सिंपली उसमें मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मतलब कहने का कि यहाँ पे जो एटीपी कंज्यूम होने वाले हैं वो कितने हो जाएंगे? 6 मल्टीप्लाई करो 18 एटीपी, और इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 12 NADP HH प्लस। तो ये C3 साइकिल में ये इतनी एनर्जी चाहिए। एक ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए 18 एटीपी उसको चाहिए और 12 NADP HH प्लस, 12 रिड्यूसिंग पावर चाहिए और 18 एटीपी के मॉलिक्यूल एक CO2 को फिक्स करने के। और मैंने पूछा क्या था? एक सुक्रोज। ठीक है, मतलब आप उसको क्या करोगे? डबल कर दो, उसको आप डबल कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 24। पर वो चालाकी कर सकता, वो आपसे पूछेगा कि रिड्यूसिंग स्टेप में कितने चाहिए, रिडक्शन स्टेप में कितने चाहिए, जब आप उसका रिडक्शन करवा रहे हो तो उस टाइम पे कितने चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे सिर्फ एक CO2 को फिक्स करने के लिए सिर्फ 2 ATP ही लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सिनेरियो चेंज हो जाएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके जरूरत पड़ेंगे 24 ATP। ठीक है, 36 ना करके कितनी जरूरत पड़ेंगे? 24। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो, ध्यान में नंबर ऑफ कार्बन को रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, और ध्यान से अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन हट गया तो गलत कर दोगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन उतने टाइम्स जो है C3 साइकिल रिपीट करेगी अपने आप। ठीक है, उतने टाइम। क्यों? क्योंकि एक जो है क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए ये पूरी साइकिल एक बार रन कर जाती है, एक CO2 को फिक्स करने के लिए। तो ये स्टोरी है C3 साइकिल की। कुछ चीजें जैसे मैंने आपको लिखाया था, नोट डाल के लिख लो। क्या? कि जो रिड्यूसिंग स्टेप है, सेकेंड स्टेप बेसिकली, कहाँ लिख दूँ? इधर लिख देता हूँ। उसको ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल भी बोलते हैं। कितना टाइम हो गया उसे? अभी 30 मिनट बचे हैं, 30 मिनट हुआ है। ऐसा है क्या? मैं तो सोच रहा था चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। आज नहीं, कब? कल।
मैं क्या लिखने जा रहा था, मैं लिखने जा रहा था जो रिडक्शन है, रिडक्शन स्टेप, इसको आल्सो नोन एज ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। अब मैं बार बार लिखाऊंगा नहीं, ये रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसलिए इसको ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल बोलते हैं। चेक करना जाके, कुछ और क्वेश्चन मिलेगा एनर्जेटिक्स के रिस्पेक्ट में, मैंने ये चीज आपको बता दी। अब आते हैं C4 साइकिल। पहले तो बोर्ड अच्छे से साफ हो जाता था, आज इसने फिर से अपने रंग बदल दिए हैं गिरगिट की तरह। प्लेस और टाइम देख के गिरगिट क्या करता है, रंग बदलता है कि नहीं? कभी देखा है बदलते हुए गिरगिट को रंग? नहीं। अच्छा, कैसे कैसे रंग बदलता है ये बताओ। अच्छा, गिरगिट का रंग बदलना क्या है, किस टाइप का अडॉप्टेशन? हम्म छुपने के लिए, सही बोल रहे। प्रे से, सॉरी, प्रीडेटर से बचता है, ग्रीन कर लेता है अपने आप को। पहले वो आपको कुछ ब्राउनिश कलर का दिखेगा, और जब वो देखेगा कि मुझे कहीं खतरा है, तो वो लीफ के बीच में जाके लीफ जैसा हो जाता है। ठीक है, तो वो है। चलो, मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं आज आपको रात में, हालांकि मैंने पीछे नोट्स नहीं दिए हैं अभी तक, उनको भी साथ फॉरवर्ड कर दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे पास कितना इंटरनेट डेटा बच रहा है। ठीक है, और मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन सा चैप्टर है, रोल ऑफ माइक्रोब्स कुछ है, उसके नोट्स फॉरवर्ड करता हूँ। तो पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं पीछे की तरफ से स्टार्ट करूंगा 12th को, और ताकि आपका वो सारे चैप्टर्स के नोट्स देता चला जाऊंगा और उनको पढ़ाता चला जाऊंगा, और वो कवर हो जाएंगे, तो तुम्हारे दिमाग में जो लग रहा है ना कि अरे बड़ा सिलेबस पढ़ा है, वो हट जाएगा। बट फिर मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगा कि मैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, वहां से स्टार्ट करूंगा। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा यूनिट है रिप्रोडक्शन, पहले प्लांट्स का पढ़ोगे, फिर एनिमल्स का पढ़ोगे, तो देखो कब तक ख़त्म होता है। पर ये ज़रूर है कि आपका एक बहुत बड़ा पार्ट ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको रात में आज जो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला, उसके नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, और उसके बाद फिर जब भी टाइम मिलेगा मैं वो डिस्कस कर दूंगा। तो आपका काम है एक बार उसको ऐसे ऐसे करके पलट लेना। मैं पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बस देखने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, इकोलॉजी आप पढ़ते रहना, क्योंकि मैं चुप हो जाऊंगा तो तुम लोग फिर से उसको बोलोगे आपने बोला भी था कि हमें याद नहीं। ऐसा है? कितने लोगों को ऐसा है कि बोला था कि याद नहीं है? कितने लोगों ने पढ़े चैप्टर? अच्छा, बस 3-4 लोग टोटल। पढ़ो बच्चा, बहुत पढ़ो। इतना ब्रॉड टॉपिक है, पता है, 11th का सिलेबस ज्यादा जरूर है, बट 12th में मेमोराइज करने का इतना ज्यादा है कि वो पागल कर देता है। और हर जगह पे जहाँ पे 2 टीचर होते हैं बायोलॉजी के, वो ऑलवेज उसको बाद में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि 12th है वो, तो बाद में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट जहाँ पे बहुत सारे टीचर 2-2 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो उनके अलग अलग से हिसाब के साथ कहीं से भी पढ़ा लेते हैं। पर जो एक जो 2 टीचर्स को लेके चलते हैं, वो जनरली जो है उसको 12th वाले चैप्टर को बाद में पढ़ाते हैं। ठीक है, और वो फिर याद नहीं होता, क्योंकि टाइम 2 ही महीना बचता है, 1.5-2 महीना बचता है। 1.5-2 महीने में करीब करीब 1.5 महीना, 2 महीने का अगर टर्म ले रहे हो तो 1.5 महीना आपका रिप्रोडक्शन प्लस जेनेटिक्स खा जाता है। बचते कितने दिन? 15 दिन। और 15 दिन में मतलब कितने चैप्टर? 18 हैं, करीब करीब 10 से 12 चैप्टर। और वो इतने भयानक चैप्टर हैं जिनको याद करने में हालत खराब हो जाती है। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको याद करना स्टार्ट करो। और अगर आप ना मजे से याद करोगे, एक बार उठाया 2-3 पेज पढ़ लिया, छोड़ दिया बिना टेंशन लिए, तो शायद वो दिमाग में रिटेन रह जाएगा। टेंशन लेके याद करोगे तो भूल जाएगा। उसमें ये रहता है ना कि नहीं याद करना,
नहीं याद करना है, और तब तक याद करते करते वो भूल गया जिसको याद करना था। ठीक है, इसलिए गड़बड़ मत करना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको करते चलोगे तो आप बहुत फायदे में रहोगे। मैं तो पढ़ा ही दूंगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो मैं क्या पढ़ाने जा रहा था आपको? C4 साइकिल। ठीक है, इसको हैच स्लैग साइकिल भी बोलते हैं। हैच स्लैग या हैच एंड स्लैग करते हैं, हैच एंड स्लैग। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस साइकिल को बेसिकली मैकेनिज्म इसकी बताई थी, या ये बोल सकते हो कि इन्होंने ये बताया कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे जो जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड है वो पीजीए ना होके क्या, एक फोर कार्बन कंपाउंड। ठीक है, थ्री कार्बन कंपाउंड ना होके एक फोर कार्बन कंपाउंड है। एक काम करो, आप वापस जाओ C3 साइकिल में। C3 साइकिल में जहाँ पे पीजीए बनाया, फास्फोग्लिसरिक एसिड जहाँ पे बनाया, जहाँ पे पीजीए बनाया वहां पे लिख दो फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड इन C3 साइकिल। ये लिख दो, लिखाना जरूरी है। फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड इन C3 साइकिल। कहाँ पे लिखना है? C3 साइकिल में जहां पे आपने फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाया है वहां पे उसके साथ ही उस पे एक एरो मार्क करो ऐसे, और लिख दो कि दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड इन C3 साइकिल। ठीक है, तो ये C4 साइकिल या हैच एंड स्लैग साइकिल है। इसके और भी नाम मैं बताऊंगा, हो सकता है आज नाम बता के ही छोड़ दूं, ऐसा। CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है। ये C4 साइकिल क्या है? एक मैकेनिज्म टू कंसंट्रेट द CO2। CO2 को कंसंट्रेट करने की एक मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट डे सिनेरियो है वहां पे अगर C3 प्लांट्स की बात करोगे तो CO2 इज अ लिमिटिंग फैक्टर। मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो है एक फैक्टर CO2 है जो कि लिमिटिंग, कम प्रेजेंट। ठीक है, उसकी मात्रा एनवायरमेंट में कम प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो C4 प्लांट्स हैं, ठीक है, C4 साइकिल को रन करने वाले जो प्लांट हैं उनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हुआ है जो क्या करता है, जिसका फंक्शन क्या है? CO2 को कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, CO2 को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म है। कुछ पॉइंट्स और मुझे पिक करना चाहिए यहाँ से। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन का आंसर कर दो। C3 साइकिल में रिजनरेशन स्टेप पे एक ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए कितने एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट होती है? सही है, बिल्कुल है। मैकेनिज्म बताने से पहले इसमें बहुत बकवास चीजें बतानी, चलो बता देते। CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि जो C4 प्लांट्स है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, C4 जो प्लांट्स हैं ये जनरली इस तरह से लिखो, जनरली जनरली जीरोफिटिक प्लांट्स है, जनरली जीरोफिटिक। एक और कॉमन क्वेश्चन है
ये जो C4 प्लांट्स है, दिस इज द एडाप्टेशन टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। C4 cycle is adaptation to avoid photo respiration। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने CAM प्लांट्स बताया था, वहां पे किस चीज के एडाप्टेशन थे? ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करता है, ये ट्रांसपायरेशन को अवॉइड करता है, ये किस चीज को कर रहा है? फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन मुझे पढ़ाना है इस चैप्टर में। ओके, अब देखो क्या है आपके पास में क्या था जब C3 साइकिल देख रहे थे। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे CO2 था। ठीक है, इस तरह से लिखो RuBp प्लस CO2, और ये RuBp प्लस CO2 आपका क्या बना रहा था? फास्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, ये 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड। बट हुआ क्या, ये जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स थे सच एज सारगम या मेज, पहले लिख दो, मेज, सुगर केन, सारगम, मिलेट्स वगैरह और भी हैं पर पहले तो इतना बहुत है, मेज, सुगर केन, सारगम। ठीक है, इन वाले प्लांट्स में जब उन्होंने किया तो देखा कि यहाँ पे जो CO2 है, ये जब फिक्स करता है तो यहाँ से एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि आगे मैं इसको लिखाऊंगा। ठीक है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। और इसका इतना चीज उन्होंने देखा कि CO2 को जो फिक्स करता है वो 4 कार्बन कंपाउंड में फिक्स करता है, 4 कार्बन। मतलब बहुत टाइम तक यही माना जा रहा था कि जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड इन ऑल प्लांट्स वो क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड, फास्फोग्लिसरिक एसिड। बट एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्रोट्स्को, इन्होंने इन्होंने बताया कि नहीं, कुछ प्लांट और भी हैं जहां पे कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, वो 4 कार्बन कंपाउंड है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। इसके बाद ये हैट एंड स्लैक ने क्या किया, इस पूरी साइकिल को, इसकी मैकेनिज्म को डेसिफर कर दिया, इसकी मैकेनिज्म को डेसिफर कर दिया। तो ये पहले ये बताने वाले कि नहीं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहां पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का है, ना कि 3 कार्बन। ठीक है, वो कौन से थे? क्रोस्को। ओके, एक और चीज बताई साथ में कि ये जहां जहां पे ये जो 4 कार्बन कंपाउंड बन रहा है एज ए फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, वहां पे एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्या? क्रैंज एनाटॉमी। और क्रैंज एनाटॉमी मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ये जो C4 प्लांट्स है क्या है, जो C4 प्लांट्स have special anatomy, special anatomy in their leaf। लीफ से वहां पे एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज का मतलब होता है रील, मतलब माला टाइप का कुछ। ठीक है, गार्लैंड वैसा कुछ। ठीक है, क्रैंज एनाटॉमी। अब ये जो क्रैंज एनाटॉमी मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ फिर से, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए। ये वेस्कुलर बंडल है अंदर। ठीक है, और यहाँ पे इसके फ्लोएम के पैचेस हैं, और इनमें इनको चारों तरफ से सराउंड करती हुई बंडल सीड सेल्स होती है। बंडल सीड सेल का पाया जाना यूजुअल है या अनयूजुअल? बंडल सीड सेल का वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल सीड सेल का पाया जाना यूजुअल है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल?
एबनॉर्मल है। अरे तेजी से बोलो, नॉर्मल है एबनॉर्मल है? अरे नॉर्मल है, बट यहाँ एबनॉर्मल क्यों हो गया है? क्योंकि इनकी जो वो है एनाटॉमी है, मतलब इनका जो स्पेशली स्पेशल इफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, वो डिफरेंट। यहाँ पे जो बंडल सीट सेल्स पाई जा रही है वो कैसी है? थिक वॉल्ड। ये थिक वॉल्ड कॉम्पैक्ट है। अगर पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा। एनाटॉमी तो पढ़ी नहीं होगी, कब से नहीं पढ़ी? ठीक है, बोलना चाहिए ना थोड़ा सायराना अंदाज में कि सदियां हो गई, एक जमाना था जब हम पढ़ा करते थे प्लांट एनाटॉमी। आज वो जमाना रहा नहीं, तो हम कैसे पढ़ते? ऐसा है ना। चलो, तो यहाँ बंडल सीड सेल्स पाए जाते हैं, यूजुअल है, पर ये जो बंडल सीड सेल है ये स्पेशल बंडल, दैट्स वाई इसको क्या बोल रहे हैं? क्रेंज। ठीक है, ये स्पेशल जो है रीथ लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पे बंडल सीड सेल्स में सेल वॉल काफी थिक हो गई है, और उस थिक होने का एडवांटेज क्या है कि ये गैसेस एक्सचेंज के लिए इम्परमिएबल। ठीक है, इम्परमिएबल है गैसेस एक्सचेंज के लिए। और साथ में इनके चारों तरफ कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी? मीजोफिल सेल, सीधे बोलो ना, पेरेंकाइमा तो है ही है। चलो मीजोफिल बोलो, मीजोफिल सेल्स। और एक और चीज ध्यान में रखना कि ये जो आपकी सेल्स हैं बंडल सीड सेल, जरूरी नहीं है कि एक ही लेयर हो, ये कई सारी लेयर में भी हो, मल्टी लेयर्स भी हो सकती है। ठीक है, मैंने तो अपनी ईज के लिए इसको सिंगल बनाया। कुछ जगह सिंगल प्रेजेंट भी होती है, कुछ जगह मल्टी लेयर्स भी होती है, पर इनमें जो है इनसे गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं। दैट मीन्स कि जो मीजोफिल सेल है और जो बंडल सीड सेल है उसके बीच में जो कनेक्शन होगा वो सिर्फ कौन सा कनेक्शन होगा? प्लाज्मोडेस्माटा का। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि जो मीजोफिल सेल है और बंडल सीड सेल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है केमिकल्स का या केमिकल कंपाउंड का, वो बेसिकली किसके थ्रू होता है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो मैंने यहाँ पे बना दिया, आप भी चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, ओके। साथ में पता नहीं मैंने उस समय लिखाया था कि नहीं, साथ लिखाया था। इनमें आपको कुछ कुछ इंटरनल और भी इंटरनल जो ऑर्गेनेल्स हैं उनमें भी कुछ कुछ चीजें डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मुझे इतना इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि इसको मैं समझाऊंगा नहीं तो आप मिस कर जाओगे। तो आपके पास में यहाँ पे आपके पास नीचे है ना, आप एक तरफ बंडल सीड सेल कर दो, एक तरफ मीजोफिल सेल कर दो। ठीक है, आपके पास स्पेस होगा, मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे करता हूँ बंडल सीड और इधर मैं लिख दे रहा हूँ मीजोफिल सेल। किस किस चीज में एक दूसरे से डिफर करते हैं वो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बोथ बंडल सीड सेल्स एंड मीजोफिल सेल्स आर कनेक्टेड वाया प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, जो भी इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होगा। गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, उसका क्या एडवांटेज है वो भी बताऊंगा। अभी आप बस कंसंट्रेट करो, ये जो बंडल सीड सेल्स हैं इनमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट का साइज लार्ज साइज, नंबर मोर इन नंबर, नंबर ज्यादा है, लार्ज साइज के हैं, नंबर ज्यादा है, और साथ में बीच हाँ वो तो है ही है। तुम बोलती हो तो मैं कई बार शॉक हो जाता हूँ कि मतलब क्या बोल रहे हो, एसेंट का भी फर्क है। मुझे लग रहा है एसेंट जो तुम्हारा आता है ना वो बांग्ला आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एसेंट अपना हिंदी का सही है। ठीक है, मतलब बांग्ला का नहीं डाल पाती है वो, इस वजह से शायद क्योंकि बड़े लंबे टाइम से हिंदी थोड़ा बहुत बोल रहे हैं। देखो अपनी मदर टंग सबको बहुत पसंद है, बट बाकी की चीजें भी सीखते रहना चाहिए। तो बोलने ये मत बोल देना कि सर आप ही सीख लो। मुश्किल है मेरे लिए। वैसे ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत कोशिश हो जाती है, बट ज्यादा टाइम नहीं होता ना मेरे पास। चलो आ जाओ यहाँ पे देखो, किसने बोला?
हाँ बोला करो तो तेजी बोला करो, आगे लड़का बोल रहा है, ये तो लड़की ही है, ठीक है। अच्छा, क्या बात की है तुमने, मतलब अब मैं बांग्ला सीखने के लिए मुझे क्लास ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। जितनी देर में क्लास के लिए आऊंगा और जाऊंगा उतनी देर में बांग्ला सीख जाऊंगा। अच्छा। चलो, चलो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो बेसिकली एक ग्रेनल, ठीक है। और यहाँ पे वो सारी चीजें मैंने सर पढ़ा दिया था, मैं बस आपको दोबारा से बता रहा हूँ। यहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में जो साइज है वो स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल इन साइज। साथ में लेस इन नंबर, और साथ में ग्रेनल। अब एक और चीज देखो, अगर हम थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपेयर करवा दें, ठीक है, तो हम स्टोमा को अलग स्टडी करेंगे और ग्रेना पार्ट को अलग करेंगे। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो बोर्ड का है ना वो उधर चला गया है, तो मुझे कई बार ऐसा एहसास हो रहा है कि बोर्ड छोटा हो गया है। चलो, हम क्लोरोप्लास्ट, बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट को कंपेयर कर रहे हैं। बंडल सीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है, क्या लिख दिया, मेरा दिमाग ना अब गया थक। अब मैं हम्म, क्यों, एग्री करता हूँ मैं एमएससी कर रहा था। एमएससी करते समय मेरे एक टीचर होती थी, वो इतना तेज बोलती थी ना, एक तो वो यूएस रिटर्न थी और उनका एसेंट एक तो अपने आप से, और सेकंड बोलना स्टार्ट करती थी ना तो बिल्कुल कंटिन्यूअसली बोलते चली जाती थी। अब जो बच्चा वो लिख रहा है ना, तो वो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे उनके लिए थोड़ा इजी होता है क्योंकि उनका फास्ट राइटिंग चलता है, और जो हिंदी मीडियम से गया हुआ है, शिफ्ट हुआ है, वो कितना चाह ले बट होता नहीं है बहुत ज्यादा स्पीड में। मैं कई बार गुस्सा आ गई ना तो पेन की कलर निब जो नहीं होती है टिप पार्ट, उसी को दबा देता था कि ना पेन चलेगा ना मैं लिखूंगा। अरे वो बहुत तेज, मतलब स्टार्ट हो गई, फिर क्या करते थे ना, इस तरह से करते थे। चलो, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, मतलब कुछ लिखा इधर, फिर बिल्कुल डट 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 मतलब पूरे पेज में ये चीज कम से कम 6-7 लाइन में दिखती। फिर घर बैठ के जो है, मतलब हॉस्टल में बैठ के जो सोचना पड़ता था कि यहाँ पे क्या लिखाया होगा। नहीं, वहाँ जब आप हायर क्लासेस में पहुंचते हैं तो वहां पे टीचर को ये लगता है कि मेरा काम सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना, समझना ना समझना बच्चे का काम। और वो पढ़ाता भी इसी उससे है आएगा। अब तो आज की डेट पे और आसान हो गया, पावर पॉइंट चल रहा है, किनारे पे खड़े हो गए हैं पोडियम के साथ में, और पॉइंटर से बताए चले जा रहे हैं। बच्चे, उसको भी पता, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से पता होता है उसको कि नहीं समझ में आ रहा है उसे, पर उसको क्या है ना, उसको तो डिलीवर करना है, उसकी जॉब है डिलीवर करना, वो करेगा डिलीवर। और बाकी जो है, अब बच्चा फिर क्या करता है, बच्चा फिर घर बैठ के अपना किताबें पढ़ता है। मेरे यहाँ तो टीचर सीधे सीधे बोलते थे कि कॉन्सेप्ट आपके बेसिक्स अब तक क्लियर हो जाने चाहिए, अगर बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि तुम इतना पीछे इस वजह से हो क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर। और सही बात थी, बेसिक क्लियर कहाँ आप हो, क्योंकि पीछे से भी तो सारा वही चल रहा है ना। आप अगर कोचिंग नहीं करते हो, मैं ऑनेस्टली, मुझे कोचिंग प्रमोट करने का उस तरह से कोई वो नहीं है, बट अगर आप कोचिंग नहीं करते हो तो रियलिटी ये है कि आपके कॉन्सेप्ट ऑलवेज लैकिंग रहेंगे टिल ग्रेजुएशन, इवन ग्रेजुएशन के बाद पीजी तक। जब पीजी में बच्चा हो जाता है, थोड़ा सा समझदार हो जाता है, वो खुद से जब किताबें पढ़ना स्टार्ट करता है, खुद से सारी चीजें करना स्टार्ट करता है, तब उसका हो पाता है कि अच्छा ये चीजें थी जो मुझे इतनी प्रॉब्लम कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट का या प्राइवेट का भी, स्कूल का तो कहीं का भी ले लो, हर जगह दिया, वो पढ़ाते हैं ही नहीं। और पढ़ाएंगे क्यों, जो गवर्नमेंट वाला है तो सोच रहा कि दामाद बना लिया है मुझे गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने दामाद बना लिया, ठीक है, तो मुझे काम करने की जरूरत क्या है। आप जानते हो ना कि जब कभी वो लोग आते हैं, मतलब दामाद लोग पहुंचते हैं घर में,
तो बस फिर उनको बिस्तर से इधर उधर नहीं होने हिलने दिया जाता, उनके बिल्कुल खाना पहुंच जाएगा, चाय पहुंच जाएगा, सब कुछ आंखों पे बिठा लेते हैं घर में। ठीक है। और फिर जरूरत नहीं है तो वही गवर्नमेंट के जो टीचर होते हैं उसका भी कि हम स्कूल पहुंच गए हैं, अब तो सासू माँ का घर है, ठीक है, अब हम वहाँ पे कोई काम नहीं करना है, बस हम आए हैं मस्ती करने यहाँ पे सारे। और ऐसा नहीं है, कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं जो स्टार्टिंग में बड़े इंथुजियाज्म के साथ में जाते हैं कि नहीं मुझे पढ़ाना है, फिर बच्चा जो है, बच्चे का भी टेंडेंसी वैसे ही है, बच्चा जाता नहीं है पढ़ने, वो 2 3 4 साल में अपना इंथुजियाज्म पूरा लॉस कर देता है, फिर वो भी बाकी की तरह हो जाता है कि आओ चाहे ना हो। और इसी वजह से स्कूल की टीचिंग, ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं होते हैं, वो इतने अच्छे अच्छे एग्जाम क्वालिफाई करके पहुंचे हुए हैं, पूरा फुल ऑफ टैलेंट होते हैं वो। बट हाँ, पढ़ाने का एक बार आदत छूट गया, बच्चा ना पढ़ना चाहता, फिर टीचर पढ़ाना भी नहीं चाहता, इसी वजह से वो धीरे धीरे करके लैकिंग होता चला जाता है। यही यही मेन वजह है। एक मैं जब 12th कर रहा था, 11th 12th, तो 11th 12th में एक टीचर होते थे फिजिक्स के, EM बनर्जी, यहीं से रहे होंगे कहीं इलाहाबाद में एक्चुअली। बंगाली लोग बहुत बहुत सारे, मेरे कई सारे फ्रेंड्स ग्रेजुएशन में थे, 12th में थे मेरे साथ, 11th 12th। तो वो बोलते थे देखो मैं पढ़ाऊंगा 6 चैप्टर ही पूरे, मतलब कम से कम 20 22 चैप्टर रहे होंगे 11th वाली किताब में, बोले मैं 6 7 ही चैप्टर पढ़ाऊंगा, पर जो पढ़ाऊंगा मैं जो है पूरा ढंग से पढ़ाऊंगा। तो पूरे साल में 6 ही चैप्टर पढ़ाते थे, बाकी चैप्टर तो बच्चा ही नहीं बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए, तो मुझे लग रहा है ना कि वो साथ 6 चैप्टर भी पढ़ा नहीं पाते थे, कभी बच्चा आया कभी ना बच्चा आया। जबकि अगर आप, पता नहीं यहाँ के, मुझे स्कूल का बहुत आइडिया नहीं है, पर उधर के जो स्कूल थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था, लेक्चर थिएटर बने हुए हैं पूरे, जबरदस्त लेक्चर थिएटर, मतलब वो नहीं देखे हो जैसे ऐसे करके बने हुए होते हैं, ठीक है, जैसे आप थिएटर पे जाते हो वैसा कुछ, और पूरा अच्छा सा बोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ अच्छा है, बट पढ़ने वाला नहीं है कोई वहाँ पे, ना पढ़ाने वाला है कोई। तो ये दिक्कत है पहले। अच्छा, अभी जब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो हुआ है, मतलब कोचिंग इंडस्ट्री आई, और कोचिंग इंडस्ट्री आज की थोड़ी है, 92 93 में इसका ओरिजिन स्टार्ट हो चुका है। कोटा में कुछ जगह पे अपने, जैसे यहाँ पे कोलकाता हो गया, बिहार में जाओगे तो पटना में, मेरे यहाँ जाओगे तो इलाहाबाद कानपुर, ये 2 सेंटर थे। इलाहाबाद पहले था, अब इलाहाबाद शिफ्ट हो गया है, कानपुर और लखनऊ हो गया सेंटर पूरा। और जैसे वहाँ पे राजस्थान में कोटा, ठीक है, ये सब 92 93 के स्टैब्लिश कोचिंग। तो इन लोगों ने जो है क्या कहते हैं स्टार्ट किया, फिर शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा, जिसको भी यूपी बिहार में तो ट्रेंड है पूरा, इवन राजस्थान मध्य प्रदेश में भी, कि बच्चे को कहीं किसी गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखा दो ना, उसको एग्जाम देने जाना है वहाँ पे, ठीक है, वो सीधे बोर्ड का एग्जाम देगा, वो 11th से 12th में चला जाएगा, और उसका जो स्टडी चल रहा है वो सिर्फ 11th 12th का वहीं पे चल रहा है। तो उसका फायदा है कि बच्चे को थोड़ा सा, अगर बच्चा सीरियस है तो क्वालिफाई भी कर लेता है, क्योंकि उनका टीचर इतना आराम से पढ़ाता है, पूरा 6 क्लास चलती हैं हफ्ते की, और अगर उनके हिसाब से मेहनत कर ले गया तो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, नहीं किया तो बहुत सारे, ऐसा थोड़ी कि कोटा में सारे के सारे लोग जो है सेलेक्ट ही हो जाते हैं। क्या हुआ? बाबा नहीं बनते बच्चे, प्रेमी युगल बन के निकलते हैं। ठीक है, बाबा बाबा बनने की उम्र नहीं है वो। मैं उसी की बात कर रहा था बेसिकली, कि अगर वो दिशा भटक गए ना तो फिर दिक्कत है। चलो, बहुत मजाक हो गया। ये आपकी बंडल सीट सेल है, उसके क्लोरोप्लास्ट है वो मेसोफिल सेल, ठीक है। यहाँ पे हम पहले पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं ग्रेना को, ठीक है, और दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे स्टोम। तो ग्रेना में जो मीजोफिल सेल है, ठीक है, तो पहले बंडल सीट को डिस्कस कर लेते हैं, पहले मीजोफिल सेल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मीजोफिल सेल बाहर की तरफ है, ये गैसेस एक्सचेंज कर सकती है, और गैसेस एक्सचेंज करने का मतलब है CO2 फिक्सेशन वगैरह, यहाँ पे पहला इनिशियल फिक्सेशन यहाँ पे होगा। या चलो आगे आते हैं। मीजोफिल सेल में मैं ग्रेना डिस्कस करने जा रहा हूँ, लाइट रिएक्शन यहाँ पे, और लाइट रिएक्शन होने का मतलब है कि यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 क्या होगा, बताओ? प्रेजेंट।
मतलब कहने का कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा यहाँ, नॉन साइक्लिक, तो बच्चे ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके एटीपी भी बनेंगे और NADPHH प्लस भी बनेंगे। ध्यान में रखना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि नॉन साइक्लिक मतलब कहने का कि यहाँ पे एटीपी भी बनेगा एंड NADPHH प्लस, ठीक है। रुबिस्को का क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगी कि एब्सेंट होगी? अच्छा अभी स्टोमा पर रहने दो, हाँ रहना तो ठीक। PS1 PS2 मैंने लिखा है, तो ये मत समझ लेना कि यहाँ PS1 नहीं प्रेजेंट है। नॉन साइक्लिक का मतलब है कि PS1 भी प्रेजेंट है। मैं इसलिए PS2 लिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका PS2 अब्सेंट, यहाँ पे PS2 आपका अब्सेंट। क्यों? क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होना नहीं है यहाँ पे, तो आप ये लिख सकते हो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अब्सेंट, ठीक है। अब यहाँ नीचे वाले में देखो, आप यहाँ पे देखो ग्रेना के नीचे स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा में जो बंडल शीथ सेल्स हैं, अभी यहाँ पे एक पॉइंट और लिखाना, मेरे दिमाग में नहीं, मैं लिखाता हूँ, ठीक है। स्ट्रोमा में आपका सबसे पहले रुबिस्को प्रेजेंट होगी, यहाँ पे रुबिस्को अब्सेंट, ठीक है। मतलब बता सकते हो इस पॉइंट का कि यहाँ पे C3 साइकिल अब्सेंट, सॉरी C3 साइकिल प्रेजेंट है, मैं बार बार मीजोफिल को इधर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका C3 साइकिल अब्सेंट, ठीक है। तो रुबिस्को का काम क्या है? फिक्सेशन ऑफ CO2, ठीक है। बट ये जो फिक्सेशन करेगी, ये क्या होगा? फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2, ठीक है। यहाँ पे जो मीजोफिल सेल्स हैं, यहाँ मीजोफिल सेल्स के पास में एक प्रेजेंट होगा पेप्केज, ठीक है। ये पे एक एंजाइम, इसका भी काम क्या है? फिक्सेशन ऑफ CO2। ये बेसिकली किसमें इन्वॉल्व होगा? इनिशियल फिक्सेशन ऑफ, इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2 आपका कहाँ पे होगा? मीजोफिल सेल्स। फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 कहाँ पे होगा आपका? बंडल शीथ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो फाइनल फिक्सेशन है वो आपका बंडल शीथ सेल में होगा। इनिशियल फिक्सेशन आपका, क्यों? क्योंकि यहाँ रुबिस्को अब्सेंट, तो C3 साइकिल नहीं होगी, यहाँ पे C4 साइकिल स्टार्ट होगी। और ये पेप्टेज जो एंजाइम है वो C4 साइकिल का एंजाइम, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो कि जो यहाँ पे जो CO2 एक्सेप्टर है, या इनिशियल CO2 एक्सेप्टर या प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, ठीक है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन सा है बताओ? शार्ट में क्या बोलते हैं? PP, फास्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। तो PP CO2 के साथ मिलता है और एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो जो आपकी मीजोफिल सेल है, वहां पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनेगा। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा बाद में? जब वो सारी की सारी ये जाएगा, ये CO2 जो सॉरी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन रहा है, वो चला जाएगा कहाँ पे? बंडल शीथ सेल्स में, और वहां से CO2 रिलीज कर देगा, फिर ये फाइनल फिक्सेशन होगा और C3 साइकिल रन करेगी। बट टाइम है तो मुझे हो गया। एक पॉइंट और मैंने बोला था ना ऊपर लिखने के लिए, बताओ मुझे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बताओ पॉइंट।
बस यही पॉइंट यहाँ लिखाना है, छोड़ दूंगा। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में पॉइंट बता दो, क्या लिख दो इसमें? बंडल सीट सेल है, ऑक्सीजन इवॉल्व होगी कि नहीं होगी? क्यों? यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे O2 रिलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, यहाँ पे होगा। तो इसके अलावा बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म है एक 5-10 मिनट का पार्ट है। मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि C3 साइकिल तो आपने पढ़ ही लिया है ना। C4 साइकिल में उतना कुछ है नहीं है। उसके बाद अभी हमको फोटो रिस्पिरेशन पढ़ाना है और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। वो उससे भी आजकल क्वेश्चन फैक्टर अफेक्टिंग से ही बना रहा है, ठीक है। तो वो पढ़ना है और इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो हम सैटरडे मिलेंगे, मतलब अभी बीच में एक लेक्चर है, और सैटरडे मिलेंगे। और सैटरडे में हम, जिसको भी नई कॉपी लगाना है तो वो लगा सकता है। पढ़ना है हमको रिप्रोडक्शन इन, क्या है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे और साथ 3 आवर्स में वो चैप्टर क्लोज कर देंगे। बहुत बड़ा नहीं है, हो जाएगा 3 आवर्स। और इसके बाद फिर हम चलेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आज के लिए बस इतना है। Thank you, sir.